हुडा सरकार जो थी ये 3D सरकार, एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए। नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीणा चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 और इसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी बहुत वक्त है। प्रदेश में राजनीति का पारा अभी से हाई हो चुका है। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। वादों की झड़ी लग चुकी है। गठबंधन को लेकर भी तस्वीर धीरे धीरे अब साफ होने लगी है। विपक्ष ने जी जान लगा दी है। राजनीतिक फिजाओं में 3D और 4D वाले बयान अब छाए हुए हैं। ऐसे में चर्चा यही होगी कि वादों और दावों के बीच हरियाणा का राजनीतिक माहौल अब कितना बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये हुडा सरकार जो थी ये 3D सरकार, एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए। ये बयान बता रहे हैं कि चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन चुनावी मौसम आ चुका है। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हरियाणा में हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद हरियाणा की धरती पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। सौगात भी दी तो नपे तुले शब्दों में कांग्रेस पर भी बरसे। लेकिन अमित शाह के 3D वाले बयान को प्रदेश के मुखिया ने आगे बढ़ाया और 3C के खात्मे की बात कही। 60 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। कभी कांग्रेस बहुत बार टूटी, कभी बैल जोड़ी थी, कभी गाय बछड़ा था, कभी पंजा आया, और कांग्रेस ने 60 साल में देश को गुमराह करने का काम किया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई, पर कांग्रेस वाले नेताओं की गरीबी जरूर दूर हुई। और इस 75 साल के इतिहास के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, वो केवल 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उससे दुगना काम हमने करके दिखाया। हमने अलग से हरियाणा में भी, जो 10 साल पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार की भय की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की ये सरकारें चलती थी, हमने उन सबको समाप्त किया है। 3C पर हमने चोट की, वो कास्ट बेस हमारा जो राजनीति है उस पर हमने चोट की है, करप्शन पर हमने चोट की है और क्राइम पर हमने चोट की है। सत्ता में सहयोगी जननायक जनता पार्टी भी अपनी रैलियों के रैला से पहले जनता के बीच है। गठबंधन से इतर अपनी तैयारी की बात हो रही है और विपक्ष भी निशाने पर है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर हैं, लोगों का विश्वास जीतना है और लोग आज जो है वो रीजनल पार्टीज की ओर बड़ी मजबूती से देख रहे हैं। मैं जहां भी घूम रहा हूं, भिवानी के अंदर तो विशेष तौर पर डॉक्टर अजय सिंह जी के काम को याद कर रहे हैं एज MP। आजकल के जो MPs होते हैं वो आपने देखा, बहुत सारे MPs तो गुमशुदा रहते हैं, अपने क्षेत्र का काम भी नहीं देखते। दुष्यंत चौटाला जैसे MP रहे या यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह जी MP रहे, उस कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। लोगों के बीच में रहने वाले को ही नायक बनाने का काम करेंगे आने वाले समय। तो ये दावे अभी तो बहुत हवा हवाई हैं। जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव की। इधर जहां जहां बीजेपी की रैली है, वहां वहां कांग्रेस के दिग्गज पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं और सत्ता में आने का दावा भी कर रहे हैं। निशाने पर अब हरियाणा सरकार के साथ केंद्र की सरकार भी है। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हम 10 की 10 से हारेंगे। उनको पता है वो कोई जीतने वाले नहीं। हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं, 36 बिरादरी एक होकर की 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। जो डी जो है, देखो डी तो इनके भी हैं। इनका एक डी है डिवीजन, ये धर्म और जाति पे डिवाइड करते हैं। इनका एक डी है डाइवर्जन, हम बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं और ये कभी हनुमान जी को ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। इनका एक डी है डिसेप्शन, ये
लोगों को डिसीव करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं। ये लोगों को डिसीव करते हैं। ये तीसरा डी इनका, लोगों का डिसेप्शन, डिसीव, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जब बताते हैं कि जमुना पार बता दे सरकार, 5100 पेंशन की बात करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वादे झूठे बोलते हैं। मगर एक और डी है इनका, देखो एक चौथा भी डी है, चौथा डी है इनका डकैती। ये लोगों की जेब पे डकैती करते हैं। इन्होंने 3 डी बताए, मैं 4 बता देता हूँ, आप नोट कर लो। इंडियन नेशनल लोकदल को जो झटका 2019 में लगा था, उसे देखते हुए पार्टी समझ गए कि इस बार चुनौती कड़ी है और दोहरी भी, तो जोर थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तभी तो 125 दिन से ज्यादा परिवर्तन यात्रा पर निकले इनेलो विधायक अभय चौटाला परिवर्तन की बात कर रहे हैं और मौजूदा सरकार की नाकामियों को भी गिनवा रहे हैं। आपके सामने है, आप देख नहीं रहे, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद गांव का गांव आ जाता है। लोग परेशान हैं, लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और उसी का नतीजा होगा कि 2024 में हम 87 को दोहरा देंगे। मैं नशे पे रात रात में रोक लगा दूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद नशा नहीं बिक सकता। नशा बेचने वाले को ये प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, नशा बिकवाने वालों को भी प्रदेश छोड़ूंगा। मेरे नोटिस में है कौन कौन लोग नशा बिकवाते हैं, मैं उन लोगों को भी बख्शूंगा नहीं। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साल 2024 में होने हैं, लेकिन सभी पार्टियां सियासी रंग में रंग चुकी हैं। बीजेपी हर स्तर पर खुद को फिर से 2024 में सत्ता पर आसीन करने के लिए पूरा दम लगा रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा में एक विधायक की पार्टी बनकर रह गई इंडियन नेशनल लोकदल को फिर से पटरी पर लाने के लिए पार्टी नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से सत्ता से दूर है। सत्ता में वापसी के लिए हरियाणा कांग्रेस भी लगातार अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में सवाल ये कि 2024 के चुनाव की चुनौती वाकई इतनी कड़ी है कि अभी से हरियाणा चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कुछ सवाल हैं जिन पर आज मुद्दा में हम बात करेंगे। ये सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि चुनावी मौसम जो है वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। 24 को लेकर अभी राजनीतिक माहौल किस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की राजनीति में क्या जल्द ही कोई उलटफेर देखने को मिल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। गठबंधन को लेकर बीजेपी जेजेपी की तैयारी जो अलग अलग चल रही है वो क्या संकेत देती है, और क्या कांग्रेस इनेलो के वादों पर जनता भरोसा करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ कमाल कर पाएगी इस बार, क्योंकि पिछली बार कुछ खास नहीं कर पाई थी। इन सवालों पर ही चर्चा करेंगे। तो इन तमाम सवालों पर ही हमारी चर्चा रहेगी। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। केवल ढींगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इनेलो से, बहुत स्वागत है सर आपका। अजय गुलिया जी जेजेपी से हैं, सर आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं आम आदमी पार्टी से, सर बहुत स्वागत है आपका। और राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादौन जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या लगता है कि चुनावी मौसम थोड़ा जल्दी आ गया है हरियाणा में? हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का है ये माहौल कि वो जब उसको लगता है कि अब हमें सत्ता हासिल करनी है तो वो पहले से ही जो है अपने जो है मैदान में उतर जाती है और तमाम गतिविधियां बढ़ा देती है। जैसे कि वाजपेयी सरकार ने किया था 2004 में कि उन्होंने फीड गुड और जो है ना फील गुड और इस तरह के जो है वो कंसेप्ट लेके अर्ली चुनाव करा लिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उतावली रहती है, उनको लगता है कि बस अब वो नेक्स्ट पावर में भी हमें ही आना है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को देखते हुए फिर दूसरे दलों ने भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। कांग्रेस तो अपने लगी हुई है कि उसको लग रहा है कि पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर है, तो फिर मेहनत की जाए और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम या जन मिलन कार्यक्रम इस तरह की गतिविधियों से वो जो है अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है कि वो पिछली बार 21 सीटों पर सिमट गई थी, तो इस बार वो जो है बहुमत के करीब पहुंचना चाहती है, बहुमत हासिल करना चाहती है। तो इस तरह से है। अब ये आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं या इनेलो की, तो ये तो हाशिए के दल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी को तो अंत्योदय उत्थान की जरूरत है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में है। कम से कम इनेलो का एक विधायक तो है। तो ऐसी स्थिति में अब ये अपने तरीके से ताकत बना रहे हैं
कि इनको उभरने का मौका मिले या विधानसभा में इनकी प्रेजेंस हो जाए। इनेलो का भी यही हाल है। तो अभी तो मुख्य प्रतिद्वंदिता बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। तो गठबंधन को लेकर जो चर्चा है, आज तो अजय सिंह जी का बयान आ गया था कि उन्होंने कहा कि गठबंधन दुष्यंत चौटाला और अमित शाह के बीच में हुआ था और वही फैसला करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से इस बयानबाजी को विराम कर दिया। तो अब देखते हैं कि इनकी अपनी अलग अलग पैरेलल जो है गतिविधियां चल रही हैं, चुनाव के लिए तैयारियां चल रही हैं। अब चुनाव आते आते ये गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये गठबंधन अब तक तो सत्ता के लिए था, सरकार बनाने के लिए था, लेकिन चुनाव में मिलकर लड़ेंगे ये फैसला चुनाव के वक्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, गहलावत जी क्या कहेंगे? आपका जो 3D वाला बयान, मैंने कल भी कहा था ये बात आपके ही प्रवक्ता से कि ये 3D वाला बयान बहुत आगे तक जाने वाला है, और 3D वाला जो बयान था अमित शाह जी के बाद में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दोहराया गया, और अब उस पर पलटवार आ गया है कांग्रेस की तरफ से। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 4D गिनवा दिया है आपकी सरकार का, डकैती, डीलर्स, डिवीजन और डिसीव का। मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का तो इस प्रदेश में कुछ नहीं बचा। बाकी सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हुई, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी में कब्जा करने के लिए संघर्ष कर रही है। एक तरफ बाबू बेटा है और एक तरफ शैलजा सुरजेवाला, दूसरे लोग। वो ये तो चाहते कि कांग्रेस में उनका कब्जा हो जाए, वो चाहते कि कांग्रेस में उनका कब्जा हो जाए। अभी ये इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन की तारीख से 200 दूर है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव भी निकल जाएगा, लेकिन ये अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर पाएगा। दूसरा, ये सब लोग जानते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी इन्होंने क्या क्या किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 केसेज में तो ये जमानत पर है, और जो नेशनल लेवल पर भी इनके नेता है वो भी बहुत लोग जमानत पर है। इन्होंने किस तरह से किसानों की जमीन पे कब्जा किया था, किस तरह से नौकरी दिलवा के अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट करा के और किस तरह से जमीन हड़पने का काम किया था, किस तरह से खर्ची पर्ची दे के नौकरी लगाने का काम किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 14 लिस्टिंग की कैंसिल कर दी। अभी 2 केसेज और इनके पेंडिंग है। एक तो पेंशन का माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को इंक्वायरी दे दी, और दूसरा जो 20 इंस्पेक्टर इन्होंने भर्ती किए थे उसमें उस लिस्ट को भी संदिग्ध मान करके और उसको भी इंक्वायरी के लिए दे दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और किस तरह से ये विकास करते थे सबको मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी सरकार है, 25-25 करोड़ रुपए जो किसी भी पार्टी का MLA है, हम सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास की बात करते हैं। हमने 25-25 करोड़ रुपए सभी MLAs को दिए हैं। 5-5 करोड़ रुपए पहले भी हर साल हम देते रहे। हम किसी के साथ को नहीं करते। हमारे से दूसरी पार्टी का विकास में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 2 लाख करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं 2024 से पहले हमारी रोडों की है वो पूरी हो जाए। ठीक। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने हमारे निवेश आया है, जो हमने खरगोदा में जो इसका मारुति का उद्योग लगाया, 2600 करोड़ रुपए का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट है उसका उद्घाटन करने का काम किया और शुरू भी हो गया है काम। हमने रेलवे का कारखाना हमारे सदनौर में बना, और कितने हमारे जो रोड्स हैं जो दिन से 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। हरियाणा से सभी जगह से रोड, सभी रास्तों को कनेक्ट हो जाएंगे, और जो एयरपोर्ट तक जाने का भी अभी हम जो रोड बना रहे हैं, गहलावत जी, हुड्डा साहब ने गिनवा दिए अपने काम, जो अमित शाह जी मंच से मांग रहे थे ना काम, वो काम गिनवा दिए उन्होंने। मैं कहता हूँ हुड्डा साहब ने क्या कराया, सिवाय रोहतक के वो भी सीवर लाइन डलवाने का, और उसके बाद भी रोहतक शहर डूबा है। नहीं, इसका जवाब मैं ढींगरा जी से ले लूंगा। ढींगरा जी नहीं देंगे तो मैं हुड्डा जी का बयान आपको दिखा दूंगा फिर। मैं कहता हूँ 6-7 साल तक वो लोगों को जगह बने रहे और उनका व्यापार भी खराब हो गया था, और उसके बाद सारा शहर डूबा। कहाँ इन्होंने विकास किया? विकास तो इन्होंने सिर्फ, मैं ये कहता हूँ 3-4 महकमे हरियाणा प्रदेश में अच्छे थे। ठीक है सर, ठीक है। ढींगरा जी क्या कहेंगे जो गहलावत जी कह रहे हैं? ठीक है गहलावत जी, आगे बढ़ा लेते चर्चा को। हाँ, ढींगरा जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं कि रोहतक के अलावा किसी का विकास नहीं करवाया, 3D वाला बयान बहुत ज्यादा गूंज रहा है, हालांकि 4D का बयान दे दिया है, लेकिन 3D वाला अभी भी चर्चाओं में वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या जवाब? और दूसरी बात, अभी जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसमें मैं अभी जादौन जी से भी बात कर रहा था, बीजेपी के अलावा और कोई इस तरीके से नजर नहीं आ रहा जिस तरह से एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है।
देखिए, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी पिटाई ना की हो इस बीजेपी खट्टर सरकार ने। देखिए, किसान पिटे, कर्मचारी पिटे, दुकानदार पिटे, सरपंच पिटे, रोडवेज कर्मचारी पिटे, टीचर पिटे, ओपीएस मांगने वाले लोग पिटे, कर्मचारी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पिटे, बॉस डॉक्टर बच्चे जो मांग रहे थे अपनी पढ़ाई के लिए सिस्टम, वो पिटे। कौन सा ऐसा वर्ग है जो इन्होंने नहीं पीटा? और उसके बाद 3 बार हरियाणा जला, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए, माथे और छाती पे गोलियां चलाई इन लोगों ने। किसान जो है 1 साल तक धरने पे बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए। किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से लेके और मोदी तक और खट्टर तक किसी ने उफ तक नहीं की, उनका हाल नहीं पूछा। देश के ऊपर कर्जा जो है वो 156 लाख करोड़ का मोदी जी ने कर दिया। प्रदेश के ऊपर खट्टर साहब ने 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। देश भी लूटा और हरियाणा भी लूटा। और भ्रष्टाचार की चरम सीमा सिस्टम रहा। कई घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ। इतने फेयर लिस्ट घोटालों से ये जो सिस्टम चला 9 साल के अंदर, लगातार घोटाले पे घोटाला होता रहा और उन सारे घोटालों को छुपाया गया। और दूसरी बात, आपने 3D का जिक्र किया, मैं आपको उसी 3D का जिक्र दूसरी तरफ से करता हूं। एक तो डी है पहली डकैती। डकैती डी का मतलब है डिवाइड एंड रूल। वो किया, धर्म जातियों में बांट दिया पूरे देश को। दूसरी डी है इनकी डीलर। जो डीलर है, इनके डीलर जो है नौकरियां अटैची में बांट रहे हैं। अटैची आ रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जैसे जो लोग हैं, करोड़ों रुपए उनके ऑफिसों से पकड़े जा रहे हैं। और तीसरा डी है डिसीव। इन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, धोखा किया। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 40 लाख रोजगार हरियाणा में देंगे, धोखा हुआ। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे 2014 में कहा, फिर कहा 22 में कर देंगे, धोखा हुआ। फिर डीजल के, पेट्रोल के रेट इन्होंने कहा था 50 रुपए से 35 रुपए से नीचे आ जाएंगे, वो 100 रुपए पे पहुंच गए, ये धोखा हुआ लोगों के साथ। फिर इन्होंने कहा सिलेंडर हम जो है 400 रुपए का सिलेंडर हम 300 रुपए में मुफ्त देंगे, वो 1100 रुपए का कर दिया, धोखा हुआ उनके साथ। हमारे टाइम के अंदर कांग्रेस में पंचकुला से शुरू कीजिए आप, पंचकुला से शुरू कीजिए, निफ्टम बनाया। कुरुक्षेत्र के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग बनाया। करनाल में कल्पना चावला कॉलेज बनाया। पानीपत में जाइए, महिला फूल सिंह यूनिवर्सिटी बनाई। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई हमने। उसके बाद आप चलिए आगे कुंडली के पास, तो वहां पे हमने इंस्टीट्यूशन, कितने इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल, ठीक है डिंगरा जी, ये बयान कल हमने हुड्डा जी का भी सुना दिया। IIT लगा। सुनिए, मैं अभी इनको सुना रहा हूं, ये कह रहे हैं ना रोहतक में विकास हुआ, इनको बताना चाह रहा हूं, इनके कान खोलना चाह रहा हूं। फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी बनी। और उसके बाद हमने मेट्रो को कितने स्टेशनों से जोड़ा, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से पलवल, दिल्ली से बल्लभगढ़, इधर से आए आप दिल्ली से जो है अपना रोहतक रोड के ऊपर, इधर से दिल्ली से कुंडली, ये सारी इलाकों से मेट्रो को जोड़ा। उसके बाद 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए, एक लगाया हिसार में, 2 लगाए झज्जर में, एक लगाया फतेहाबाद में, और एक लगाया यमुनानगर में, जो बड़ा किया। और एक सुनिए, हिसार के अंदर एनिमल हस्बेंड्री की यूनिवर्सिटी बनाई। सिरसा के अंदर हमने जो देवीलाल की छोटी सी यूनिवर्सिटी थी 4 कमरों की, उनको बड़ा रूप दिया। जींद के अंदर डिंगरा जी, मेरे पास भी लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा समय कम हो जाता है ना, फिर सभी गेस्ट को समय नहीं मिल पाता सर, मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चाहता हूँ। आपने कहा था, मैंने लिस्ट गिना दी। हाँ, बिल्कुल। इन लोगों ने कौन सा 5000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने। बीजेपी ने 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए 9 सालों के अंदर। ये कोई सरकार है? ठीक है, आगे बढ़ा ले चर्चा सर, चर्चा आगे बढ़ा ले। इंस्टीट्यूशन बनाए इन्होंने। ठीक है डिंगरा जी, ठीक है डिंगरा जी। गुलिया जी क्या कहेंगे, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, खास तौर पर मैं आपके प्रधान महासचिव की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, तो ये तो लगभग साफ हो गया कि लोकसभा में तो आप गठबंधन में नजर नहीं आएंगे। देखिए, ये तो आने वाला समय तय करेगा कि चुनाव गठबंधन में होंगे कि चुनाव अलग अलग होंगे। लेकिन मैं एक चीज कह दूं कि हमारा गठबंधन हरियाणा प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए था। और प्री पोल अलायंस भी था, हमारा पोस्ट पोल अलायंस था। उसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या, जननायक जनता पार्टी क्या, और भी सभी राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी तैयारी करने का अधिकार है। लोकतंत्र उनको ये अधिकार देता है।
तो जननायक जनता पार्टी भी अपनी 10 की 10 लोकसभा सीटों की और 90 की 90 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में रहते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के अनुसार अनुरूप फैसले लेकर के उनको साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। आज ये विरोध कर रहे हैं, अरे ये अगर इतने किसान हितैषी होते हैं तो हमारे यहाँ तो भाई बाजरा 2200 पे क्या था पिछले साल, राजस्थान में 1100 रुपए बिक रहा था। विरोध करना था तो वहां जाकर के करना था। हरियाणा प्रदेश की सरकार है, सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फसलें अगर कोई सरकार एमएसपी पे खरीद रही है तो वो हरियाणा प्रदेश की सरकार खरीद रही है। जहाँ नहीं खरीदी जा रही वहां जाके विरोध करो भाई। 75% युवाओं को रोजगार में अधिकार देना, क्या हरियाणा प्रदेश के लोगों को इससे लाभ होगा? नहीं होगा। 50% आबादी को चुनाव लड़ने का अधिकार देना, 33% महिलाओं को राशन की दुकानों में अधिकार देना, ये सारे फैसले जनहित के हैं। 8% बीसी बैकवर्ड को आरक्षण देना, ये सारे फैसले जनता के हितार्थ लिए गए हैं। और ये जो प्लांटों की बात कर रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ। हाँ जी। उन प्लांटों के अंदर ये कंडीशन थी कि वो प्लांट, झज्जर वाले प्लांट 700 मेगावाट बिजली बनाएंगे तो हरियाणा प्रदेश को बिजली मिलेगी। वो कभी 500 से ऊपर गए, 490 पे 500 से ऊपर वो गए नहीं, तो हरियाणा प्रदेश को कोई बिजली थोड़ी मिली उनसे। हरियाणा प्रदेश को तो पोल्यूशन मिला, वो राख मिली। हमारे को उसके अंदर क्या है, ये एग्रीमेंट पढ़ करके देखें। इनको शायद पता नहीं है आप कैसे एग्रीमेंट करके गए हो, कि हरियाणा के हित के एग्रीमेंट करके गए हो, कि हरियाणा की बर्बादी के ऊपर आप हस्ताक्षर करके गए हो। और ये तय करने का अधिकार तो हरियाणा प्रदेश की जनता को है कि देखिए, हम लोग एक बात कहते हैं कि हम लोग चुनाव में जो जाएंगे, जो हमने चुनावी वादे करे थे वो लेकर के जाएंगे कि कितने पूरे करे, कितने रह गए, वो चुनाव में लेकर के जाएंगे। फैसला हरियाणा प्रदेश के लोगों ने करना है और हरियाणा प्रदेश के लोग उस बात को लेकर के फैसला करें किसने क्या काम करे। किसी का आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गुलिया जी। ओंकार जी, मौसमी गर्मी में और सियासी गर्मी के बीच बड़ी मेहनत चल रही है, खासतौर पर अभय चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी के जरिए, लेकिन क्या लग रहा है क्योंकि जितना माहौल, हम चुनावी माहौल जिस तरह से जादौन जी भी कह रहे थे, हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतना नजर नहीं आ रहा। और जो 25 तारीख की आप बात कर रहे हैं सितंबर में, उससे पहले भी कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं क्या आप? मैंने जी देखिए, जादौन जी की बात मैंने भी सुनी, उनको कहना अपनी बात पे कायम रहेंगे और चुनाव के बाद इसी चैनल पे आपके डिबेट भी करेंगे। मैं मानता हूँ आज हमारा एक विधायक है और वो क्या परिस्थितियां थी वो सबको मालूम है, पूरे हरियाणा को क्या पूरे इंडिया को मालूम है। एक व्यक्ति आया सीएम, आया सीएम, आया सीएम, उसने पार्टी और परिवार का विघटन किया, उसमें एक दल बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। लेकिन आज जनता देख रही है, जनता ने 10 साल का कांग्रेस का शासनकाल भी देखा और 9 साल इनके बीजेपी के देखे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए विनय जी, 24 फरवरी 2023 को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने श्रृंगार गांव से जब से यात्रा शुरू करी है ना, तब से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दौरे पड़ने शुरू हुए हैं, तब से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है। उससे पहले आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एसी कमरों में बैठे थे और ऐसा कार्यक्रम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने शुरू किया। जब जनता जुड़ने लगी तो इनको खेत में जाके कणक के दाने गिनने पड़े, उससे पहले नहीं गए। और दूसरी बात, 9 वर्ष का शासनकाल हो गया इनका। अगर इन्होंने 9 वर्ष में अच्छा काम किया तो इनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, घर बैठ के वोट मिलेगी इनको। और मैं तो कहता हूँ 9 वर्ष के कार्यक्रम में अपनी 9 वर्ष की उपलब्धि जनता को बता दें। और एक बात और कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, आपने 5 प्रश्न पूछे सबसे पहले। हाँ जी। सबसे पहले तो आपने पूछा कि क्या ये शुरुआत जरूरत से ज्यादा समय पहले होगी और क्या हालात नजर आ रहे हैं। देखिए, जरूरत से ज्यादा समय पहले नहीं हुई। जो पार्टी जनता के बीच में रहेगी, जनता उसको चुनेगी। और यहाँ लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती है। आपने पूछा क्या हालात चल रहे हैं, हालात तो देखिए परिवर्तन के चल रहे हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया क्या परिवर्तन असंभावी है। मैं कहता हूँ 100% परिवर्तन होगा, परिवर्तन कुदरत का नियम है। और दूसरी बात, यहाँ तो जनता इतनी परेशान हो चुकी मौजूदा सरकार से। पोर्टल, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने 5 प्रश्न पूछे। पोर्टल, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, म्यूटेशन, टैक्स, रजिस्ट्री, पेपर लीक, इतने घोटाले हो चुके हैं कि इस सरकार को निजात दिलाने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला परिवर्तन पद यात्रा पर आए हैं। तीसरा प्रश्न आपने पूछा गठबंधन के ऊपर। देखिए, आज प्रदेश के बच्चे से भी पूछ लीजिए, वो मैंने तो सर आपसे 2 सवाल पूछे केवल, ये तो सिर्फ घोषणा बाकी रह गई है जी।
मैं उसके ऊपर भी आ जाऊंगा। आप मेरे 2 से क्या 4 पूछिए। देखिए समय नहीं मिल पाता ना सर, सभी मेहमानों को देना होता है समय। गठबंधन नहीं है ये, दो विपरीत, देखिए मेरे को तो पूरा करने दीजिए, मेरे को मेरा टाइम तो दीजिए। बिल्कुल, दो विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन था जो वास्तव में टूट चुका है, घोषणा बाकी है। चौथा प्रश्न आपने पूछा कि क्या जनता भरोसा करेगी। जनता उसी पर भरोसा करती है जिस पर भरोसा होता है। चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में 100 रुपए पेंशन लागू की थी, तब चौधरी बंसीलाल जी कहते थे ये लागू नहीं हो सकती। चौधरी देवीलाल जी ने लागू की, लोन भी माफ किए। आज जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं पेंशन 7500 रुपए प्रति माह करेंगे, प्रत्येक गृहिणी को 1100 रुपए प्रति माह और 1 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, मीटर उतारकर जोड़ में फेंकेंगे, बेरोजगारों को एक नौकरी अगर नहीं दे पाएंगे तो 21,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये घोषणाएं जिस दिन से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने की हैं, उस दिन से मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो और कांग्रेस हो, ये सारे सड़क पर आने शुरू हो गए हैं। आप ही बता दीजिए कि उससे पहले कहां थे ये। पांचवी प्रश्न आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी का क्या मिलेगा। देखिए जो जनता के बीच में जाएगा उसको जनता स्वीकार करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक मुद्दे पर, क्योंकि SYL का पानी जनता की, हरियाणा की लाइफ लाइन है, ये अपना SYL पर स्टैंड बता दे, पहली बात। दूसरा ये कहते हैं हमारे पास 12 लाख कार्यकर्ता 10 दिन में पैदा हो गए। 12 लाख का मतलब है तकरीबन 60 लाख लोग। अगर इनके पास 60 लाख लोग हैं तो भाई ये बैठे बैठाए सरकार बना चुकी हैं, इनको मेहनत की जरूरत नहीं। आज अगर धरातल पर कोई पार्टी कार्य कर रही है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ इनेलो पार्टी कार्य कर रही है, ये जनता देख रही है। भले ही आप अपनी डिबेट में कम समय दो, भले ही कांग्रेस बीजेपी करते रहो, लेकिन आने वाला समय आपको बताएगा। सर मेरी डिबेट में कभी ऐसा नहीं होता ओमकार जी, मेरी डिबेट में कभी ऐसा नहीं होता। सभी मेहमानों को बराबर टाइम मिलता है मेरी डिबेट में। कभी आप ये नहीं बोल सकते हमारे चैनल की डिबेट में सबको बराबर टाइम मिलता है। आप ये कहते हैं कि एक विधायक वाली पार्टी, अभी राजेंद्र जनौद जी कह रहे थे एक विधायक वाली पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं 2009 में बीजेपी के 2 विधायक थे, 47 कैसे हो गए? राजेंद्र जनौद जी आप जवाब दीजिए। एक विधायक वाली पार्टी पहले नहीं थी, 2019 की परिस्थितियां थी जो एक विधायक वाली रहेगी वो आज एक विधायक की नहीं है। आज की संख्या एक है, आप 2024 में देखना सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। मुझे डॉक्टर साहब के पास भी जाना है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल तो इनेलो के आपके जो प्रतिद्वंदी प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से उठा दिए गए। दूसरी बात, अभी किस तरह की तैयारियां चल रही है, लोकसभा को लेकर क्या सोच है और आगामी विधानसभा को लेकर भी? नमस्कार विनय जी और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए आम आदमी पार्टी का जो बेसिक्स थे, आज चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, इनेलो है, हर एक पार्टी आज आम आदमी पार्टी के बेसिक्स को फॉलो कर रही है। इसके लिए हमें बड़ी खुशी होती है। अरविंद केजरीवाल यही कहने आए थे, हम राजनीति नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं। और आज देश की राजनीति बदल रही है और देश उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे थे कि सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के मूलभूत चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दें। आज उन्होंने 3C की बात कही, वो तीनों C अरविंद केजरीवाल के पहले मैनिफेस्टो में थे कि करप्शन फ्री इंडिया होना चाहिए। उसी पर आज मनोहर लाल खट्टर जी बोल रहे हैं। अगर 9 साल के बाद वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है, सद्बुद्धि कभी भी आ जाए आदमी को। उन्होंने कहा क्राइम फ्री करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कहा था कि क्राइम फ्री इंडिया होना चाहिए, उस पर काम हो रहा है। कम्युनिज्म फ्री होना चाहिए, उस पर आज मनोहर लाल खट्टर साहब बोले। नहीं तो मनोहर खट्टर साहब का तो अखबार के अंदर इतना बड़ा विज्ञापन था, पंजाबियों का मुख्यमंत्री हूं, पंजाबियों का CM करके इतना बड़ा विज्ञापन भी उन्होंने छपवाया था। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने नागपुर में अपने तिरंगा भी नहीं लगाया था अपने RSS के मुख्यालय के ऊपर। ये वही लोग हैं जो आज ये बात सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत दे दी थी और कहते हैं कि क्राइम फ्री इंडिया को कर देंगे। क्राइम खुद करते हैं, 750 लोगों की जान ले लेते हैं और उफ तक नहीं निकलती किसी के मुंह से, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई एक शब्द नहीं बोल पाता। वहां पर आकर के बात करते हैं, बैठ करके हम 3C पर काम करते हैं। लेकिन आज आम आदमी पार्टी खुश है क्योंकि ये लोग आज उसी मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। आदमी की सोच बदल जाए, कभी भी उठ जाओ तभी सवेरा माना जाता है, उसी तर्ज पर आज हम बोलते हैं। इनका स्वागत करते हैं आज ये काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन फ्री की बात कही कि सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए। आज सरकारी स्कूलों की बात उठनी स्टार्ट हो गई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, आज सरकारी स्कूलों पर बात होती है। बात करते थे हम स्वास्थ्य की, अच्छे सरकारी अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिक की। वही दिल्ली में, वही पंजाब के अंदर मॉडल है, उसी के ऊपर आज ये लोग भी बात करना स्टार्ट कर दिया है। फ्री बिजली की बात हम करते हैं और देते हैं। हमारी कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री, हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री, तो दी है, दिल्ली हो या पंजाब हो। लेकिन इनकी कहनी और कथनी में फर्क क्या है विनय जी? हाँ जी, भाजपा सरकार कहती है हिमाचल में जाकर के कि हम आपको बिजली फ्री देंगे। हाँ। दे दो भाई।
आप कर्नाटक में जाके कहते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, दे दो भाई। हरियाणा के लोगों ने क्या गुनाह किया है? यहां पर आपकी सरकार है 9 साल से, क्यों नहीं बिजली फ्री देते? हरियाणा के लोगों से क्या द्वेष है आप लोगों का कि यहां पर आपके एक भी रैली में आके, चाहे आपका गृह मंत्री हो, चाहे नितिन गडकरी साहब हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे खट्टर साहब हो, एक भी आदमी आके ये नहीं कहता हरियाणा के लोगों को बिजली फ्री दे देंगे। हुड्डा साहब कहते हैं कांग्रेस के कि मैं हरियाणा के लोगों को बिजली फ्री दूंगा। 10 साल तक कहां थे जब आपकी सरकार थी? लगातार बिजली के बिल बढ़ते जा रहे थे। आप कह रहे हो कि 4 थर्मल प्लांट लगा दिए। बिल्कुल ठीक कहा गुड़िया साहब ने कि बिल्कुल गलत था। हरियाणा के लोगों को ठगा गया था उस टाइम पर और हरियाणा का गला घोटा गया था। और ये बात करते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना दी, सारों का खंडर हाल हो रखा है आज भी। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी की देन है कि आज आम आदमी पार्टी के बेसिक मुद्दों के ऊपर सारी पार्टियां बात कर रही हैं। ये बात करते हैं कि 11 लाख 12 लाख लोग कैसे बना दिए। ओंकार जी जमीन पर गए थे, धरातल पर गए थे, जैसे आज आपके सुप्रीमो अभय चौटाला जी गली गली झांक रहे हैं, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। जब जाकर 11 लाख लोग किए थे, आपके पास कभी यह आंकड़ा आ जाए, इसी टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे बैठ के बोल देना ओंकार सिंह जी कि 11 लाख सदस्य हमने बना दिए। हम छाती ठोक के कहते हैं कि 11 लाख सदस्य बनाए हैं और आम आदमी पार्टी उन्हीं 11 लाख नए सदस्यों के दम पर हरियाणा में 2024 के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। आपके सामने होगा, आपके चैनल पे मैं बोलता हूँ। ठीक है ओंकार जी, आपके बीच में नहीं बोले ना, वो कोई नहीं बोला था आपके बीच में। ठीक है, बात दीजिए, मुझे बात करते हैं कि हम सब कुछ अच्छा करते जा रहे हैं। हरियाणा पे कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है? कोई चीज फ्री नहीं है, किसी चीज का पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा और कर्ज लगातार हरियाणा के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण भी आज बीजेपी के प्रवक्ता गहलोत साहब को देना पड़ेगा। ठीक है, ले लेते हैं सर। जालौन साहब क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह के वादे हो रहे हैं, और ठीक है, मैं अगली बारी में आ जाऊंगा डॉक्टर साहब, प्लीज सर। जालौन साहब क्या कहेंगे? अब बहुत सारे वादे हो रहे हैं इस बार, और तमाम पार्टियों की अगर खासतौर पर बात की जाए, सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पार्टियों के विपक्ष में जो हैं वो एक से एक बढ़कर वादे कर रही हैं। सत्ताधारी पार्टी अपने काम की बात कर रही है, ठीक है, वो उनका नजरिया है। आपको क्या लगता है ये वादे कितने काम आएंगे? नहीं, वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है ना माहौल। अब इनको लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी ने मुफ्त पानी मुफ्त बिजली से जो है दिल्ली की सत्ता हासिल की, फिर पंजाब की सत्ता हासिल कर ली, तो उनको लगता है कि ये फॉर्मूला ठीक है। अभी तक तो उससे पहले भी ये ठीक है कि पहले इस तरह का कोई फॉर्मूला लेके नहीं आया था, लेकिन अब उनको लगता है कि आइडिया ठीक है। लेकिन अब वो साउथ में पहले चलता रहा कि जयललिता की पार्टी थी तो उन्होंने टेली तो कहीं कोई कुछ और बंटवा देता है, तो फ्री बीच का जो है चलता रहा है। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इसको जो है सावधानी से इस तरह का अपना जो है बजट देख के और प्रदेश की जो रेवेन्यू है उसको देखकर आप इस तरह के चुनावी वादे करें तो ठीक है कि अगर लोगों को उन्हीं के टैक्स के पैसे से अगर पानी बिजली और चीजें सुविधाएं फ्री मिलती है तो क्या दिक्कत है। लेकिन यही देखने की बात है कि बैलेंस किया जाए कि बजट आपका अलाउ करता कि नहीं करता। बाद में अभी जब पंजाब में इन्होंने किया, अभी एक कमी रह गई है, ये कह रहे थे 1000 रुपए 1500 रुपए देंगे महिलाओं को, तो वो कहाँ दे पा रहे। तो फिर वो देखने की बात है कि कहीं ना कहीं फिर कमी रह जाती है। चुनावी वादे आप चुनाव जीतने के लिए तो कर लेते हैं। उन्होंने जो है पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कर दिया था कि किसानों के हम सारे कर्जे माफ कर देंगे, फिर पता चला कि वो जो है उनका बजट ही नहीं था उतना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगने चले गए। फिर जो है उन्होंने उसमें कई कंडीशन लगा दी कि इनकी करेंगे, 5 एकड़ तक वालों की करेंगे और सिर्फ कोऑपरेटिव के करेंगे। इस तरह से तमाम शर्तें लगा के उन्होंने जो है किसी तरह से उसका वो चुनावी वादा था उसको किस तरह से फुलफिल किया। तो अब ये देखने की बात है तो कॉम्पिटिटिव माहौल बन रहा है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कॉन्फिडेंट इस बात पर है कि हमने जो चेंजेस किए हैं, गवर्नेंस में जो परिवर्तन लेके आए हैं, जो पोर्टल सिस्टम लेके आए हैं और जो लोगों को ऑनलाइन सब सुविधाएं मिल रही हैं और घर बैठे सारे काम हो रहे हैं और हमने अंत्योदय के लिए जो काम किया है, ये सब चीजें हमें जिताएंगी। पिछली बार भी उनका यही कॉन्फिडेंस था, पिछली बार भी इस बार को उनका यही कॉन्फिडेंस है। अब देखना होगा कि रिजल्ट जनता कितना क्या रेस्पॉन्स देती है, क्या जवाब देती है। ठीक है, गहलोत जी क्या कहेंगे? देखिए आप काम को लेकर बात कर रहे हैं कि हम काम को लेकर जनता के बीच में, लेकिन इस काम को लेकर तो बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पहले तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी और लोकल में ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाह रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नहीं, इनकी बात इसलिए नहीं कि रेस में नहीं मानते आप, क्यों ऐसा क्यों? मैं आम आदमी के प्रवक्ता ने जो बातें कही उनका जवाब दे दिया। तो इनका हरियाणा प्रदेश में कुछ है नहीं, 1% से ज्यादा वोट नहीं आई थी, मैं इसलिए इनको तवज्जो नहीं देता, लेकिन उन्होंने कुछ बात कही है उनका मैं जवाब जरूर दे देता हूँ।
देखिए, जब हरियाणा प्रदेश की बात आती है, चाहे SYL की बात आती है, चाहे चंडीगढ़ में वो हमारी विधानसभा भवन बनाने की बात आती है, या यूनिवर्सिटी की बात आती है, तो ये सारे के सारे लोग पंजाब के पक्ष में बात करते हैं, हरियाणा की कोई बात नहीं करते। और केजरीवाल भी जब पंजाब में जाते हैं तो वो कहते हैं एक बूंद भी पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे। दूसरी में बात ये भी तो कि जब से ये हरियाणा के अंदर है, पंजाब में अकालियों के साथ ही एक घूंट पानी नहीं आया आपसे। आज आप बात करते हैं पानी पानी पानी, चुनावी मुद्दा ना बनाओ, चुनावी मुद्दा नहीं चलेगा, जनता को बदलाने की बात नहीं चलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, 2014 में चरखीदारी की रैली में अब मैं लूंगा पाकिस्तान का पानी रोक के, और मैंने काम चालू कर दिया। कहा वो पाकिस्तान जाने वाला पानी क्यों नहीं रोका? हरियाणा के लोगों को नहीं मिला। बैठ के राजनीति ना करें, लोगों को बदलाने की बात ना करें, झूठ ना बोले यहाँ बैठ करके। ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको गहलावत जी करिए बात पूरी, करिए अब आरोप लगाते हो तो सुनने की हिम्मत नहीं रखी है आप। आपकी सरकार ने जो किया, अन्ना हजारे एजुकेशन में मैं भी शामिल था। क्या इन्होंने बातें करी थी कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? कितने इन्होंने झूठ बोली, कभी गाड़ी नहीं लेंगे, कभी बंगला नहीं लेंगे। 54 करोड़ रुपए की रेलवे स्टेशन पर खर्च हो रहा है। एक शराब की बोतल के साथ ही फ्री बांटने की पॉलिसी बन रही है। 157 करोड़ रुपए का कमीशन लेके किस तरह से काम हो रहा है। और आज के 2 मंत्री जेल में है और जिनकी जमानत भी नहीं हो रही, आज वो जेल में है। इसलिए मैं आम आदमी की पार्टी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं दूसरा लोकदल के भाई भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इनकी भी सब जानता हूँ। इनके 1990 में 6 महीने में 3 बार चीफ मिनिस्टर बदले थे। जब क्या हाल हुआ था, हेम कांड में क्या हुआ और कटेला कांड में क्या हुआ, 10 साल की सजा किसकी हुई और 3 साल की आय से अधिक संपत्ति में सजा किसकी हुई? इसका अपना घर शीशे का तो दूसरों की तरफ पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अब मैं कांग्रेस पार्टी की बात पे आ जाता हूँ। देखिए, इन्होंने काम गिनाए। मैं ये कहता हूँ, जो बुजुर्गों को पेंशन देने की बात थी, इन्होंने 9.5 साल में सिर्फ 500 रुपए बढ़ाए थे। 500 पहले मिलते थे, 500 इन्होंने बढ़ाए थे, 1000 रुपए देते थे। हमने कितने बढ़ाया? 1750 रुपए बढ़ चुके हैं, 250 और बढ़ाएंगे। हमने 9.5 साल में 2000 रुपए बढ़ाने का काम करेंगे, 3000 रुपए हम पेंशन देंगे। और मैं कहता हूँ, किसानों का 181 करोड़ रुपया मई में एक लिस्ट से हमने खातों में भेजने का जो नुकसान हुआ काम किया। इनके राज में 6000 रुपए मात्र मुआवजा होता था और 2-2, 5-5 रुपए के चेक आते थे। हमारी सरकार में हमने मुआवजा बढ़ा के 15,000 रुपए कर दिया। हमने किस तरह से ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, किस तरह से खर्ची पट्टी को बंद किया। आज हमारे लोग मेरिट के आधार पर सबका समान, पूरे क्षेत्रवाद नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आते हैं। अब कोई कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, जेल में ठोकने का काम करते हैं। इनके राज में ये खुद ही लोग भ्रष्टाचार करते थे नेता, और उनके जब भ्रष्टाचार करते थे उनको पकड़ने वाला कोई था ही नहीं। जब थानेदार ही कोर्ट से मिल जाएगा तो फिर कानूनी क्या सिस्टम बनेगा? हमारी सरकार बिल्कुल किसी का बर्दाश्त नहीं करती, सबका सम्मान, सबका विकास करती है और ना भाई भतीजावाद करती, ना क्षेत्रवाद करती। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पॉलिसी हमने बनाई है, पहले क्या होता था, पेंशन के लिए इन्होंने एजेंट छोड़े हुए थे, 15-15 हजार रुपए लेके पेंशन बनाते थे। आज उसकी CBI को इंक्वायरी दी है, 57 साल 58 साल के लोगों की पेंशन बनती थी जो 15,000 रुपए दे देते थे, और जिनकी बननी चाहिए थी उनके पास पैसा नहीं होता था, उनकी पेंशन नहीं बनती थी। आज हमने घर बैठे पेंशन बनाने का काम किया, और जो ये सभी के समय में 20 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, हमने 34 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया। हमने कोविड के बाद फ्री में अनाज देने का काम किया है। ठीक है सर, फहरिस्त तो बहुत लंबी है। मैं तो उन फहरिस्त के हिसाब से पूछ रहा था कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो सवाल उठाते हैं उन पर, उसको लेकर बात कर रहा था कि आप काम के साथ बीच में जा रहे हैं जनता के, तो पिछली बार थोड़ी कमी पेशी रह गई थी, इस बार क्या लगता है वो पूरी हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारी सरकार, हमारी पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेगी, पिछली बार भी 10 की 10 सीटें जीतती थी, तो मेजोरिटी से विधानसभा में भी चुनाव जीत करके आएगी। इन लोगों को जो इन्होंने किया 60 साल में, किस तरह से देश को लूटा। तो गठबंधन की जरूरत नहीं इस बार, गहलावत जी, गठबंधन की जरूरत नहीं फिर इस बार? मैं ये कहता हूँ कि हमारा तो गठबंधन पीछे भी नहीं था, हमने अकेले का चुनाव 10 की 10 लोकसभा की सीट। अब ये चुनाव हमारा जो
सरकार में जरूर हमारा गठबंधन है, उसके बाद क्या होगा हमारे प्रभाव देने की ठीक है, वो तो बाद में देखना हो, वो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी होगा वो उसका आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। डिंगरा जी क्या कहेंगे? जितनी सारी चीजें उठाई गई, इतने सवाल जो आपने उठाए थे उनके जवाब भी यहाँ पर दे दिए गए हैं, और ये अच्छी बात है, हुड्डा साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जवाब भी दिए थे, एक आंकड़ा भी पेश किया था, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमित शाह जी खुद मंच से ये सवाल पूछते रहते। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि आप कर्जे को लेकर सवाल उठाते हैं और तमाम आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, तो जब बजट ही नहीं होगा, कर्जे में डूबा हुआ है आपके हिसाब से अगर हरियाणा, तो उनको कैसे पूरा करेंगे फिर? नहीं, देखिए, जिस समय हमारी सरकार आएगी 2024 या 23 में, जब भी ये इलेक्शन कराएंगे, मुझे तो लगता है कि इलेक्शन पहले ही कराना चाहते हैं, इसीलिए ये सड़कों के ऊपर है और अपनी बड़े बड़े झूठे वायदे कर रहे हैं। तो आपको क्या हमारी जब सरकार आएगी 6,000 पेंशन बुजुर्गों को मिले, हम तैयार हैं। तो मैं बता रहा हूं कि हम 6,000 पेंशन बुजुर्गों को करेंगे। सिलेंडर जो इन्होंने 1100 रुपए तक पहुंचा दिया, 400 रुपए वाला, उसको वापस 500 रुपए करेंगे। हम ओपीएस लागू करेंगे, जो सरकारी उनकी ओपीएस लागू करेंगे। गरीब आदमी सुनो, ओपीएस बंद किसने किया? वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद किया था, कानून बना दिया था बंद करने। अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने जी, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। चेक कीजिए, ओपीएस को एनपीएस में तब्दील। अरे विनय जी, गहलावत जी बात मुझ मेरे बीच में बोलते हैं। कोई नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। गहलावत जी बोलेंगे, बात करने दीजिए। ओपीएस से एनपीएस अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे देश में लागू किया था। सुन लीजिए, 2004 में किया था। उसी की गणना में 5 में 6 में स्टेटों में हो गया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कानून बनाया था ओपीएस से एनपीएस। आपको पता नहीं है तो पढ़ के आइए, सुनिए। अब मैं बता रहा हूं, जो ओपीएस दोबारा से हम लागू करेंगे गरीब आदमियों को। 1 मिनट सुनिए, रोकिए इनको। विनय जी क्या करते हैं? अरे डिंगरा जी, मैंने आपसे ओपीएस का मुद्दा ही अभी नहीं है फिलहाल, तो मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूँ, उस पर सवाल पे जवाब दीजिए ना। सुनिए, हाँ जी, मुद्दों की बात कर रहा हूं। वो पूरा कैसे करेंगे? गारंटी उनकी बात कर रहा हूं मैं तो बस। 100 गज के प्लाट हमने दिए थे। हाँ, मेरी बात सुनिए, 3,82,100 गज के प्लाट दिए थे। दोबारा आएंगे, दोबारा देंगे गरीब आदमियों को। क्रीमी लेयर को 4 लाख कर दिया इन्होंने कम करके, हम उसको दोबारा 10 लाख करेंगे। जबकि 6 लाख से 4 लाख कर दिया, हम उसको 10 लाख करेंगे। ये बता रहा हूं मैं आपको। 1,82,000 स्टेट में पद खाली पड़े हैं, उनको भरने का काम करेंगे। अच्छी बात और दूसरे जो इन्होंने पीपीपी मोड के ऊपर तहत में जो पेंशनें काटी हैं, जो इन्होंने बीपीएल कार्ड काटे हैं, उस पीपीएल को ही खत्म कर देंगे। और दूसरा जो सरपंचों को इन्होंने जो सर पूरा कैसे करेंगे? मेरा सवाल ये है ही खत्म कर देंगे जी, ये सारा का सारा ढकोसला। ये पूरा कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। बजट की बड़ी दिक्कत है, कैसे करेंगे आपके हिसाब से? जो मैं बताता हूँ ना कैसा करेंगे। हाँ। ये सब चीजें बता लूं, अभी बताता हूँ ना कैसे करेंगे। नहीं, ये तो हम रोजाना बताते हैं। कांग्रेस किस तरह के वादे कर रही है, ये रोजाना बता रहे हैं सर। तो कैसे वाली बात है? जी बता तो रहा हूँ, अब सुनिए ना पूरी बात। सर बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, HSIDC के यूनिट हरियाणा में पूरी स्टेट वाइज किसने लगाए? कांग्रेस ने। उन्हीं स्टेट के HSI यूनिट को दोबारा से और इंक्रीज करेंगे। जिस तरह से गुड़गांव को डेवलप किया था, इसी तरह से और शहर डेवलप करेंगे। डेवलप करके राजस्व ज्यादा लाएंगे। राजस्व ज्यादा लाएंगे तो सारे सिस्टम पूरे करेंगे। ये सारा सिस्टम हम पूरा करेंगे। और हम कर्जे लेने वाली सरकार नहीं है। हम लोगों ने पहले कितने ब्रिजेस बनाए, मेट्रो का विस्तार किए, सड़कें बनाई, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, पैसे से हुए सब। और उसी पैसे का दुरुपयोग किया इन लोगों ने। कर्जे ले लेके पी गए ये लोग। उसको हम जो है इनका पिया हुआ भी वापस निकालेंगे। इनको जो जिसने जितना पैसा पिया है वो जनता के सामने लेके आएंगे। जनता फैसला करेगी क्या इनका हाल करना है। जैसे महाराजा रंजीत सिंह जो करते थे ना फैसला, सड़क पे ले आते थे उसको, चोरी करने वाले को सड़क पे लाते थे और उसको दिखाते थे ये चोर है, अब इसका क्या हाल किया जाए, तो वो ही हाल करेंगे बीजेपी का। और सुन लीजिए दूसरी बात, इनको अब तकलीफ हो रही है, इनको बता रहा हूं मैं क्या करेंगे। और दूसरी बात बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली के अंदर बीजेपी से मिलकर जिस तरह से करप्शन फैलाई है, सारे मंत्री जेल के अंदर है इनके।
और ये लोग बीजेपी के साथ मिली हुई वो है जमात। अच्छा। ये झूठ बोलते हैं, उधर बीजेपी से अंदर समझौता करते हैं कांग्रेस को नुकसान करने के लिए, इसलिए आके कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और वोट लेने की अर्जित करने की कोशिश करते हैं। यही काम इन्होंने गुजरात में किया, यही काम इन्होंने दिल्ली में किया, यही पंजाब में किया। ठीक है ढींगरा जी, समय थोड़ा कम है सर। हरियाणा की जनता जानती है ये लोग ठग गए। ठीक है। गुजराती ठग मशहूर होती है ना, एक गुजराती ठग मशहूर ठीक है ढींगरा जी, इसी तरह केजरीवाल ठग के नाम से मैं चर्चा आगे बढ़ा रहा हूँ सर, समय का मैं देखिए जिस शराब का घोटाला दिल्ली के अंदर किया, इसी तरह पंजाब के अंदर घोटाले कर रहा है। ठीक है गुलिया जी, क्या कहेंगे यहाँ पर बी टीम की बात हो, पानी की बात जहां तक थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं ले लूंगा जवाब, मैं डॉक्टर साहब से जवाब ले लूंगा, मैं ले लूंगा। ढींगरा जी जवाब ले लूंगा। गुलिया जी क्या कहेंगे, बड़ी फ्री के वादों की बात हो रही है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात की जाए बी टीम वाली बड़ी बात हो रही है। इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस को बी टीम बता देती है, आपको तो बी टीम क्या, आप तो साथ है ही। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, ये अलग चल रहा है। देखिए कांग्रेस की तो एक सोच थी, जब भी ये लोग सत्ता में रहे, इनके डी थे डिक्टेटरशिप इन्होंने करी, देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके सारे विपक्ष को जेल में ठूसने का काम इन्होंने किया। इनकी एक डी और थी, वो थी दामाद जी। सब कुछ हरियाणा प्रदेश का कानून को ताक पे रख करके आप बता दीजिए, ढींगरा जी चलने दीजिए प्लीज। बता दीजिए दामाद जी ने कौन सी जमीन ली। अरे ढींगरा जी आखिरी समय बच रहा है, थोड़ा समझिए। की बात करके गए ना, उस डी का मीन समझा दो, कौन से दामाद की कौन सी जमीन, वो बता देंगे अपनी परिभाषा। ढींगरा जी वो बता देंगे अपनी परिभाषा, समझिए। समय कम है सर, मुझे सभी गेस्ट के पास जाना है, मेरे पास 5 मिनट बचे हैं बस, समझो आप, समझो ढींगरा जी प्लीज सर प्लीज। इनको उस गांव का नाम बताना पड़ेगा। अरे ठीक है सर, ये बता देंगे ना, उनको बोलने तो दीजिए। ढींगरा जी प्लीज बोलने दीजिए। बता दे, झूठे हैं, कोई जमीन नहीं दी गुलिया जी, करिए आप बात पूरी अपनी, क्योंकि समय कम है सर, मुझे सभी को समय देना है। देखिए इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया और लुटवाया भी किसको, अपने दामाद के हाथों। 40 लाख 50 लाख रुपए की जमीनें लेकर के एफिडेविट दे दिया सरकार ने कि यहाँ पे कोई जमीन का कोई गड़बड़ नहीं है। ढींगरा जी लास्ट कमेंट पर नहीं आ पाऊंगा मैं आपके पास, समझिए प्लीज सर। समय की यहाँ पर क्यों दिया आप लोगों ने, समझिए सर, बात पूरी करने दीजिए उनको। गुलिया जी कोर्ट में एफिडेविट दे दिया उस मामले में। गुलिया जी प्लीज सर, कम शब्दों में करिए बात पूरी सर, समय नहीं है, फिर ओंकार जी शिकायत करेंगे समय नहीं मिला। नहीं देखिए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये एनपीएस को हरियाणा प्रदेश के अंदर किसने लागू किया, सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लागू किया। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस स्वामीनाथन आयोग की कमेटी के चेयरमैन थे, उन मुख्यमंत्रियों की जिसको इसको लागू करने की सिफारिश करनी थी। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं कर पाए थे। 2-2, 3-3 रुपए के चेक किसकी सरकार में बटे, ये तो मैं कह रहा हूँ केवल ढींगरा जी हैं। अगर ये कहें मैं चेक दिखा दूंगा, नहीं, ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग चेक करेंगे। 250 चेक था, आपने 500 रुपए का कर दिया बस। 250 रुपए का मिनिमम चेक हरियाणा कांग्रेस की सरकार में था, मिनिमम चेक 250 रुपए। जिस समय चेक आया उसी समय सरकार ने फैसला लिया था 250 रुपए का। मुझे लगता है आपके पास लास्ट कमेंट के लिए नहीं आ पाऊंगा। अभी भी 500 रुपए। नहीं ढींगरा जी हो गया। देखिए मैं उसके बाद एक चीज और सोच, नहीं इनकी बात का जवाब देना, झूठ बोलते हैं, इनकी बात का जवाब देना जरूरी है। मैं आपकी बारी पर ले लेता ना जवाब सर, अब आप समय वेस्ट कर रहे हैं, समझिए आप। जो गुरुग्राम के मानेसर के लैंड का इनका मामला था, वो अमीपुर का मामला था डीएलएफ का, जो रॉबर्ट वाड्रा को दी गई। उसके बाद इन्होंने किस प्रकार से कोई जमीन नहीं दी। हरियाणा ने कब दी, कांग्रेस ने कब दी? चलिए मुझे आगे बढ़ना है सर, मुझे और गेस्ट के पास जाना, आप बोलने नहीं दे रहे। कांग्रेस ने कब जमीन दी? कोई जमीन नहीं दी सरकार ने, गलत है, झूठे हैं। ठीक है 2000 जी भी तो उसी बात पे अटके हुए हैं, यही छोड़ दे। गुलिया जी आप बात पूरी कर दीजिए प्लीज सर, नहीं ऐसे बढ़ नहीं पाएगी बात, आप बात पूरी करिए। दूसरों का टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं, और हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के नेता पंजाब में जाकर के उस मैनिफेस्टो को जारी करके आते हैं जिसमें कहते हैं हरियाणा प्रदेश को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। ये मैनिफेस्टो इनके नेता पंजाब में जाकर के जारी करके आते हैं। तो ये हरियाणा प्रदेश के बारे में किस प्रकार की सोच रखते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस प्रकार से सेक्शन 4(6) के नोटिस दे करके अपने सहितों को जमीनें खरीदवाई और फिर वो 4(6) के नोटिस वापस हुए। ये सारी बातें हरियाणा प्रदेश ने देखी है। ये लूट देखिए, ये दामाद जी की, ये इन्होंने तो 2G करा, 3G करा और जीजा जी करा, सारे स्कैम, इन्होंने तो सारे स्कैम करने का काम किया।
अरे भाई ठीक है ढींगरा जी, मुझे आगे बढ़ना है। ओंकार सिंह जी क्या कहेंगे? एकजुट करने की बात कर रहे हैं आप ढींगरा जी बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, मुझे अपना जवाब लेना आगे। ओंकार जी क्या कहेंगे? एकजुट करने की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी लगे हुए हैं इसी कड़ी में और तमाम लगे हुए हैं, लेकिन विनय जी, हाँ जी, इनके पास कुछ है नहीं है। विनय जी दोनों साथी ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं मैं वही कह रहा हूँ सर, मेरे पास 1 मिनट बचा है बस, मुझे डॉक्टर साहब के बाद भी जाना है। परिवर्तन की आज हम बात कर रहे हैं 2024 की, आज हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की। हम करेंगे आज जनता परेशान है या नहीं है? आज मेरे को ये बताइए कौन सा वर्ग सुखी है? पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है। परिवार पहचान पत्र बनाया, 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी। और अभी विशेषज्ञ महोदय बोल रहे थे कि सरकार पोर्टल के बेस पर वोट मांगेगी। इनसे मैं सिर्फ इतनी एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी आईडी चेक करना मेरे भाई जानोद जी, अपनी प्रॉपर्टी आईडी चेक करना। अगर वो गलत हो तो सवेरे नगर परिषद में जाकर उसको ठीक करवाने की कोशिश करना। आपका कद 2 फुट कम ना हो जाए, आपके 3 जोड़ी जूते ना घसे, ठीक है ओंकार जी, को ठीक कराने के लिए मेरा समय हो रहा है। ये पोर्टल के फायदे हैं। आज पोर्टल के ऊपर जनता बर्बाद हो रही है। पोर्टल के ऊपर अपनी समस्या अपलोड कराने के लिए 200 से जनता जवाब दे देगी। ओंकार जी मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ, बहुत सारे मुझे देखिए, आप मानिए मत मानिए, ठीक है ओंकार जी, मानिए मत मानिए। डॉक्टर साहब आप हरियाणा और पंजाब के बीच बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे हैं। अभी भले ही बीजेपी प्रवक्ता ने ये बात कही तो आपने कहा कि इसे चुनावी मुद्दा ना बनाएं, लेकिन ये बनेंगे सर, इनकी तरफ से ये मुद्दे उठाए जाएंगे, रैलियों में उठाए जाएंगे, कार्यक्रमों में उठाए जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? सीना ठोक के जवाब देंगे। हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी का 2024 का 2 चरखी दादरी के अंदर जो बयान है वो सुनाएंगे। पूरी 2 मिनट की वीडियो है, पूरे 2 मिनट तक उन्होंने पंजाब का जो पानी जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का पानी रोकेंगे और मोदी ने काम चालू कर दिया है। 2024 का बयान है और वो पानी रोकूंगा और हरियाणा को, पंजाब को और राजस्थान को सबको पानी मिलेगा, पानी पे सबका हक है। वो प्रधानमंत्री जी बन गए, 10 साल से बने हुए हैं, क्यों नहीं रोका पाकिस्तान का पानी? पाकिस्तान से क्या प्यार है मोदी जी को कि वो पानी आज भी बह रहा है, जब उनको पता था कि पंजाब के रास्ते सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है और वो मुझे रोकना है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रधानमंत्री बनकर रोकूंगा। क्यों नहीं रोका? क्यों पाकिस्तान के लोगों से प्यार है? ऐसा क्या प्यार पाकिस्तान के साथ है जो उस पानी को नहीं रोका? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों को पानी नहीं मिला, क्यों नहीं आया वो पानी? यहां पर बैठ के ये लोग चिल्ला रहे हैं एसवाईएल का पानी, एसवाईएल का पानी का काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का था, प्रधानमंत्री का था, उनको रोकना था। 10 साल तक उनकी सरकार रही, हरियाणा में उनकी सरकार है, अकालियों के साथ उनकी सरकार थी, एक घूंट पानी लेकर नहीं आए। ये जो कांग्रेस से बैठे प्रवक्ता ढींगरा साहब, 10 साल तक मनमोहन की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, अमरिंदर की सरकार थी, एक घूंट पानी नहीं लाए। क्यों नहीं सुलझाया उस टाइम पर मुद्दा? ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज सर, अब समय नहीं। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पर काम करती है, जनता अच्छी बात है, इनको उठाओ, 2024 में सरकार बना रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय अब मेरे को इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। माफ करना, मैं आप लोगों को बाकी समय नहीं दे सकता, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि चुनावी रंग में हरियाणा रंग चुका है। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो बहुत गर्म नजर आ रहे हैं, चुनावी मौसम गर्म नजर आ रहा है। ऐसे में किस तरह से इस चुनावी मौसम को देखा जाए, क्योंकि अभी समय बहुत है चुनाव में, लेकिन ये मौसम तो अभी से गर्मा गया है। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। ये हुड्डा सरकार जो थी, ये 3D सरकार, एक दरबारी, एक नाबाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए।